जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जो आपका जो 20 यहाँ पे देखिए अप्रैल हो गया, एक्चुअली क्या होगा मार्च, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मार्च। तो 20 मार्च को जो आपका परीक्षा में आने वाले हैं प्रश्न, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन क्या करें, प्रेस करें। तो इस वीडियो पे हम लोग हिस्ट्री के साथ साथ जो भी आपका ज्योग्राफी है ना, साथ में आपका इकोनॉमिक्स है और आपका जो भी पॉलिटिकल साइंस है, तो इसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं हम लोग उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे यानी कि मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रश्नों में भी पूछा जाता है। और ये सीधा सीधा क्या होता है, कभी कभी एक नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है। तो क्या करना है, आपको ध्यान से इन सारे प्रश्नों को पढ़ना है और याद करना है। तो पहला प्रश्न देख सकते हो कि आपका कि फ्रेडरिक सरियू किस देश से संबंधित था। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिन्होंने कल्पना दर्श यानी कि यूटोपिया का निर्माण किया था, और उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी क्या है कि फ्रेडरिक सरियू किस देश से संबंधित है, तो यह फ्रांस से संबंधित है। इसका क्या होगा, फ्रांस क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। बात कर आगे प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि केंद्रीकृत सेना पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, साथ ही उस शासन व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या था कि यह एक सैन्य बल पर आधारित होता था, और साथ में क्या था, दमनकारी प्रवृत्ति का होता था, यानी कि राजा के प्रति और राजा के लोगों के प्रति कुछ भी आप एक्शन लोगे तो सीधा आपको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। और ये पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था था इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इसे निरंकुश शासन के नाम से जाना जाता था। और आपको बता दो कि फ्रांस में एक ही शासन व्यवस्था था जो निरंकुश था। तो वो कौन सा शासन व्यवस्था था, तो बुर्बो राजवंश का जो राजा था क्या था, लुई 16। तो लुई 16 जो है माय डियर फ्रेंड, उसके शासन में इस तरह की प्रवृत्ति थी, सैन्य बल पर आधारित दमनकारी नीति का क्या करता था, वो पालन करके राज चलाता था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि स्वतंत्रता कानून के समक्ष समान था, आम सहमति से बनी सरकार और मताधिकार तथा कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति की वकालत या इस तरह की विचारधारा को कौन रखता था। तो ऐसी जो विचारधारा थी कि लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, और जो सरकार चुना जाएगा वो आम सहमति से यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए मताधिकार से ही क्या होनी चाहिए, शासन व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ साथ में कि जो कुलीन वर्ग है उसका जो विशेष अधिकार है उसको हटा देना चाहिए। इस तरह की जो पूरी की पूरी विचारधारा थी माय डियर फ्रेंड, वो किनका था, तो उदारवादियों का था, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, उदारवादी। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न 4 नंबर का कि किसी राष्ट्रवाद की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो किसी राष्ट्रवाद की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 5 नंबर का प्रश्न है कि किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति या बोलेंगे वस्तु या व्यक्ति के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं। तो गौर कीजिएगा, ऐसी भावनाएं जो मूर्त रूप में पहले से मौजूद नहीं है लेकिन उसको मूर्त रूप में क्या करते हैं हम लोग, परिवर्तित करते हैं। तो ऐसी जो मूर्त रूप में परिवर्तित करने वाली विचारधारा, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे वो कोई विचारधारा हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे रूपक कहा जाता है। जैसे आप देखोगे जर्मनिया, और दूसरा क्या हो गया आपका जर्मनिया, और आपका क्या हो गया, एक तो क्या जर्मनिया, ये एक रूपक के रूप में काम किया। हम लोग जैसे भारत माता बोलते एक रूपक के रूप में काम करता है। तो यही सारे क्या है, इनके आंसर है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो टूटी हुई बेड़ियां क्या है, टूटी हुई बेड़िया, मसाल, तलवार, उगता हुआ सूरज आदि किसका प्रतीक है। तो ये एक तरह का फ्रांस का क्या था, प्रतीक था। तो ये क्या होगा, रूपक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूपक क्या होगा, यह होगा। आगे देख सकते हो क्या आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि ऐसे राज स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तविकता में साकार होना क्या है, संभव है, असंभव है, तो वो क्या कहलाता है। तो मैंने क्या बोला, कल्पना आदर्श, यानी कि ऐसी समाज या सरकार की व्यवस्था जो इतना आदर्श है कि जिसका सरोकार या साकार होना लगभग क्या है, असंभव है। तो ये जो पूरा का पूरा समाज का निर्माण किसने किया था, फ्रेडरिक सरियू ने। और वही बात किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कल्पना आदर्श या इसे यूटोपिया कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हो कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक
आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर क्या हो, आधारित हो। तो ऐसी विचारधारा जिसमें स्त्री पुरुष की सब कुछ समान हो, स्वतंत्रता में समानता हो, आर्थिकता में समानता हो, है ना, राजनीतिक में समानता हो, तो ये जो पूरी की पूरी स्थिति है उसको क्या कहा जाता है, तो इसे नारीवाद कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नारीवाद क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, यह रहा कि एक प्रत्येक मतदान जिसके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों में किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने को पूछा जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करने की बात हो, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनमत संग्रह। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न आपका देख सकते हो, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया था। और नेपोलियन संहिता का विखंडीकरण कब किया गया, यानी कि इसको समाप्त करने की प्रक्रिया कब से शुरू की गई, तो याद रखिएगा 1815 वियना संधि आपका याद रखना, जिसके बाद क्या किया गया कि नेपोलियन के द्वारा जो भी अपने राजकाज में परिवर्तन किया गया था उसे क्या किया गया, सुधारा गया। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो, मार्सिले किस देश की राष्ट्रगीत है। तो मार्सिले जो था वो फ्रांस का राष्ट्रगीत था। आप एक क्वेश्चन बताइए, मार्सिले को सर्वप्रथम किसने लिखा या सर्वप्रथम किसने गाया, आपका क्या है आंसर, क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, बुर्बो राजवंश का शासक कौन सा वंश था। तो बुर्बो राजवंश तो जो था वो फ्रांस देश का शासक था, फ्रांस में वो शासन कर रहा था। और इसके एक मैं बोलूंगा कि जो इसके दमनकारी, या मैं बोलूंगा कि बुर्बो राजवंश जो है वो फिर से बहाल किया गया था वायसराय के संधि के दौरान। तो उस समय लुई 16वां का क्या था, शासन था। और इसके बीबी का क्या नाम था, तो मेरी एंटोनेट। और याद रखिएगा कि अपने कार्यभार में इनकी बीबी मेरी एंटोनेट का ज्यादा अधिकार था। तो चूंकि आप देखोगे गांव घर में कि जिसकी भी पत्नी ज्यादा बोलती है अपने पति से ज्यादा, उसका बंटाधार होना तय है। और इसी तरह लुई 16वां का क्या हुआ, बंटाधार हुआ माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले फ्रांसीसी क्या है कि इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी जोसेप्पे मैस्नी का जन्म कहां और कब हुआ था। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण कब हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इटली का जो एकीकरण की जो रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी कौन थे, जोसेप्पे मैस्नी। और इनका जन्म कहां और कब हुआ, तो अगर मैं बात करूं कहां का, तो जनेवा में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1807 में हुआ था। क्या हुआ था, 1807 में हुआ था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि प्रश्न काउंट काबूर, यानी कि इसको बोलते बहुत जगह काउंट कामिलो द काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इन्होंने इसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था। तो देखिए कवि था जो शहीद हो गया था आपका, क्या बोलते हैं, यूनानी स्वतंत्रता के दौरान। तो इसका क्या था, लॉर्ड कॉपी वारन हेस्टिंग। तो क्या होगा, सॉरी लॉर्ड कॉपी वायरन, क्या होगा, लॉर्ड कॉपी वायरन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आप कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो थे वो बिस्मार्क के चांसलर थे, है ना। तो बिस्मार्क जो है वो कहां के चांसलर थे, यहाँ पे कहां के चांसलर थे। तो गौर कीजिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे अहम भूमिका किसने निभाया, बिस्मार्क ने। और ये क्या था, चांसलर था, एक चांसलर पद पे इसको नियुक्त किया गया। तो उस चांसलर पद पे जहां पे नियुक्त किया गया तो किस देश का चांसलर बना था, तो ये प्रसा का चांसलर बना था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या होगा, प्रसा होगा माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ, 1914, चला कब तक, 1918 तक। आपको ये याद रखना है 1918 तक क्या चला था, पहला विश्व युद्ध। चलिए दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये क्या था, आपको पता होगा कि ये 39 में स्टार्ट हुआ था, 1939 में। और कब तक चला था, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देख सकते हो, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था, बाबा रामचंद्र। चलिए पहले बताइए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1920 में। और इसकी समाप्ति कब हुई, 1922 में। कौन सी घटना, तो चोरा चोरी घटना के दौरान। आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो गुंडेम पहाड़ी क्षेत्र में जो
विद्रोह जो हुआ उसका नेतृत्व करता कौन था? अल्लारी सीताराम राजू। कौन था? अल्लारी सीताराम राजू। बात कर अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है देख सकते हो कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो नमक कानून किन्होंने 6 अप्रैल 1930 में किया था और इसी के साथ क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। क्या? सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत। तो पूछा जाता है कि किस आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो क्या बोलोगे? नमक यात्रा या दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा जो है वो क्या बोलते हैं, कानून को भंग किया गया। गौर कीजिएगा ये कहां से? साबरमती आश्रम से लेकर कहां तक था? तो दांडी नामक यात्रा के तक था। टोटल 78 सहयोगियों 78 वॉलंटियर के साथ गांधी जी यात्रा को निकले थे। तो हर एक दिन लगभग 10 किलोमीटर का यात्रा करते और 24 दिन तक सफर किया था, यानी कि 240 किलोमीटर तक का इन्होंने क्या किया था? डिस्टेंस जो है तय किया था। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था? तो ये क्या होगा? रेशम मार्ग यानी कि सिल्क मार्ग। और सिल्क मार्ग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्या करना है उसके बारे में आपको आंसर जो है बताना है। अगला प्रश्न देख सकते हो कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां करता था? तो इंग्लैंड जो है वो अगर बात किया जाए कपास का आयात तो भारत से करता था, क्योंकि भारत की जिस तरह की मैं बोलूंगा वातावरण है, जिस तरह की भौगोलिक समता है वो और किसी देश में देखने के लिए नहीं मिला। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका कि यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो यहां के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुआ? तो ये क्या था? चेचक की बीमारी। और इसी बीमारी के बाद अमेरिका को क्या कर दिया गया? कब्जा कर लिया गया, अमेरिका पर कब्जा किया गया। अगला प्रश्न देख सकते हो आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। और आलू अकाल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका बारे में वीडियो हम लोगों ने पहले ही बनाया है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि किसी देश के मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने का कार्य क्या देख सकते हो क्या आपका कि किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कर्ण लॉ पारित किया था? तो ये क्या था? ब्रिटेन। क्या था? ब्रिटेन। तो पूछा था कर्ण लॉ किसके लिए था? तो मक्के के आयात पे क्या करना? पाबंदी लगाने के लिए। तो क्या होगा? ब्रिटेन। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हो प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता के लिए 1944 में अमेरिका में किस स्थान पर सम्मिलित हुआ था? तो अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स पे सम्मेलन हुआ था, जिसमें 2 तरह की चीजें बनाई गई। एक आपका क्या कहलाया गया? एक आपका क्या कहलाया? एक आपका कहलाया विश्व बैंक, एक क्या कहलाएगा? विश्व बैंक, और दूसरा क्या हो गया? IMF, इंटरनेशनल मनी फंड। यानी कि एक आपका क्या था? विश्व बैंक, यानी कि एक था आपका युद्ध के पहले और युद्ध के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सम्मेलन कहा गया और इसे ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान। और इसी के ये जो पूरा का पूरा जो IM इंटरनेशनल मनी फंड का बात किया जाए या मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक का या विश्व बैंक का, तो ये जो 2 जो संस्थागत हुए इससे ज्यादातर किसका लाभ होता था? तो जो विकसित देश था, तो जो विकासशील देश था उनको लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया? G77 सम्मेलन किया। और G77 के अंतर्गत फिर क्या किया? इन्होंने एक नई आर्थिक नीति तय किया और उसके हिसाब से फिर उन्होंने अपने काम को करना शुरू किया। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि ब्रिटेन वुड्स संस्थानों से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया में विकासशील देशों ने किस आर्थिक समूह का संगठन किया था? तो G77। यानी कि जो 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो चीजें नहीं हो पाई, विकासशील देशों को जो लाभ नहीं मिल पाया, तो उसे ठीक करने के लिए क्या किया गया? G77 का गठन किया गया। अगला प्रश्न देख सकते हो इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना कब खोला? 1930 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1930 के दशक में खोला गया था। अगला प्रश्न स्पिनिंग जेनी मशीन की किस प्रक्रिया को वृद्धि किया? तो स्पिनिंग जेनी मशीन के कारण क्या हुआ? कताई के प्रक्रिया में क्या हुआ? वृद्धि हो गया। तो क्या होगा? कताई आंसर होगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका यूरोपीय देश में किस देश के कपड़ों को अत्यधिक मांग था? तो भारत से हाथ से बनाए गए जो कपड़े था उनका ज्यादा मांग था। तो क्या होगा? भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अजर का कपड़ा बनाने में क्या हुआ? मदद मिला। तो ये क्या होगा? फ्लाइंग शटल। क्या हो जाएगा? फ्लाइंग शटल। अब बात करेंगे भूगोल के प्रश्नों पे। किस पे बात करेंगे? भूगोल पे, यानी कि ज्योग्राफी के प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो 32 नंबर का प्रश्न है आपका कि उत्तर भारत की सबसे आम मृदा क्या है? तो उत्तर भारत में जो मृदा का निर्माण हुआ क्या हुआ? जलोढ़ मृदा। हम लोग जानते हैं जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? बांगर, और दूसरा क्या होता है? खादर। तो बांगर क्या होता है? पुराना जलोढ़, और खादर क्या होता है? नया जलोढ़। बांगर कम उपजाऊ, खादर क्या होगा? अधिक उपजाऊ। बांगर जो होता है आपको थोड़ा मोटा मोटा कण मिलेगा, लेकिन खादर में क्या होगा? आपके कण की जो मोटाई होती है वो कम मिलता है। अगला प्रश्न है आपकी
लाल मिट्टी ज्यादातर कहां पाई जाती है? तो लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाया जाता है। आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हो, क्या पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या मुख्य कारण हो सकता है भाई? तो क्या अत्यधिक सिंचाई या आप क्या बोलोगे गहन कृषि क्या है इसका मुख्य कारण है? अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, प्रश्न आपका क्या है, मयूरभंज और क्या है क्यूझर। मयूरभंज और क्यूझर लोहा कायस्क किस खानों से खाने कहां स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज और क्यूझर जो लोहे पाए जाती हैं वो उड़ीसा के खानों में पाया जाता है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, खनिज का नाम बताइए, खनिज का नाम बताइए जिसका भारत में विश्व सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत, वो किसका करता है? अभ्रक का उत्पादक करता है। और झारखंड में कोडरमा में किसका उत्पादन होता है? अभ्रक का। आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो लौह अयस्क की जो सर्वोत्तम किस्म है माय डियर फ्रेंड वो क्या है? हेमेटाइट। क्या है माय डियर फ्रेंड? हेमेटाइट। क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन क्या कहलाता है? तो ये विनिर्माण कहलाता है। क्या? वस्तुओं का पुनः निर्माण क्या कहलाता है? विनिर्माण। तो विनिर्माण क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हो आपका क्या है कि कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो आपको पता होगा जमशेद। और जमशेदजी टाटा वो क्या करते हैं? लोहा और इस्पात का तो उत्पादन करते हैं, साथ में गाड़ियों का भी क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि भलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो भलाई इस्पात कारखाना क्या है आपका? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र पे बात करते हैं। तो नागरिक शास्त्र पे हम लोग डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले माय डियर फ्रेंड, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। अगला प्रश्न, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए? तो जो किस शासन व्यवस्था में? तो जो एकात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें पूरी जो सत्ता का जो बागडोर होता है वो एक लोगों के क्या होता है? हाथ में होता है। अगला प्रश्न, किस शासन में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच में जो विभाजन होगा वो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा? और भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि प्रतिरक्षा विदेशी या पे क्या होगा? सामने नहीं, क्या होगा? मामले, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह होता है संघ सूची के अंतर्गत। तो सूचियों की शक्ति की सूची कितने? 3 प्रकार की, संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरा क्या हो गया आपका? समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाता है और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों ही क्या करता है? इस पे कानून बनाने का अधिकार है। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, प्रश्न है आपका पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? अब मान लिया जाए कि कोई एक कानून या कोई एक विधेयक पारित हुआ, जिस विधेयक पे केंद्र और राज्य सरकार का क्या हो गया? दोनों पे क्या हो गया? बहुत ज्यादा अनबन हो गया। तो उस समय जो अंतिम जो कानून पारित करने का जो निर्णय होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। तो इसका क्या होगा? केंद्र सरकार। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, प्रश्न है आपका कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसके लिए क्या किया गया है? न्यायपालिका का गठन किया गया है। तो इसका क्या होगा? न्यायपालिका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकार को सत्ता देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? तो बात करें इस पे तो क्या होगा? विकेंद्रीकरण। देखोगे क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, भारत में कुल कितने राज्य आपको क्या करना है? बताना है। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लो मैंने पूछ ही दिया कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है? अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश का तो 8 और अगर राज्य का बात करूं तो कितने हो जाएंगे? 28। कितने हो जाएंगे? 28। अगला प्रश्न देख सकते हो कि सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम जाना जाता है? तो पहला स्तर आपको पता होगा केंद्र सरकार, दूसरा क्या हो गया? राज्य सरकार और तीसरा आपका क्या हो गया? स्वयं शासन व्यवस्था या जिसको हम लोग नगर पालिका बोलते हैं। क्या होगा? ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर का प्रश्न है। 50 नंबर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए जोर से। बात करें प्रश्न पे तो पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो संविधान को जो 73वां संशोधन किया गया 1992 में। कब? 1992 में, पंचायती राज को क्या करने के लिए? ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट होने वाले लोगों के समूहों को क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? राजनीतिक दल के रूप से जानते हैं। तो क्या होगा? राजनीतिक दल क्या होगा? इसका आंसर हो
जाएगा। अगला प्रश्न, देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो देश में कानून बनाने में जो निर्णायक भूमिका निभाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? राजनीतिक दल। क्या कहेंगे? राजनीतिक दल। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में तीन चीजें होती हैं। एक आपका क्या होता है? नेता, एक हो गया आपका सक्रिय सदस्य, और तीसरा क्या हो गया? अनुयायी, या इसको बोलेंगे समर्थक। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि चीन में राजनीतिक दल के मामले में क्या व्यवस्था है? तो चीन में एकात्मक दल की व्यवस्था है, आपको क्या करना है? याद रखना है। और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बात करेंगे माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि दो दलीय व्यवस्था किस देश में? तो अमेरिका में क्या है? दो दल की व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखोगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा प्रश्न माय डियर फ्रेंड, जब अनेक राजनीतिक दलों के पारस्परिक सहयोग से सरकार बनती है तब इस प्रकार की सरकार को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की सरकार को क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार कहा जाता है। बात करें हम लोग एसएसटी के अगले एक विषय के रूप में, वो क्या है आपका? अर्थशास्त्र, यानी कि हम लोग बात करेंगे आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो वो क्या होगा आपका? तृतीय क्षेत्र क्या होगा? सबसे ज्यादा रोजगार के क्षेत्र में उभरा है। अगला प्रश्न क्या है कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या होगा? जीडीपी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा का एक आधुनिक रूप क्या है? तो मुद्रा का एक आधुनिक रूप क्या होगा? कागज का नोट। क्या हो जाएगा? कागज का नोट। अगला प्रश्न देख सकते हो आप, कपास में धागे बनाना, कपास से धागे बनाना, है ना, गन्ने से चीनी बनाना और मिट्टी से ईंट बनाना की किस प्रकार की गतिविधियों के अंतर्गत आता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र के गतिविधियों के अंतर्गत आता है। क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र का इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि एक दूसरे से होती है। तो ये जो तीनों के जो गतिविधियां होती हैं वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं होगा तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां नहीं होगा, और द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां नहीं होगा तो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि क्या होगा? अधूरा होगा। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा अवरोध या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग उदारीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदारीकरण बोलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा, क्या होगा? दोहरा हो गया। क्या हो गया? दोहरा संयोग होना अनिवार्य है। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली होगा इसमें आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना क्या है? अनिवार्य है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में कितनों दिनों की रोजगार देने का बात कहा गया है? तो ये बोलता है कि 200 दिनों का रोजगार दूंगा। और अगर रोजगार नहीं दे पाता एक साल में तो कितने दिन का रोजगारी भत्ता देता है? तो 100 दिन का क्या देता है? रोजगारी भत्ता देता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ? 2005 से क्या होता है? इसका शुरुआत होता है। आपको क्या करना है? इन सारे प्रश्नों को याद रखना है। अगले प्रश्न में बात करेंगे भारत में। प्रश्न क्या है देख सकते हो आप, प्रश्न है आपका कि भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को हटाने के लिए सरकार ने किस वर्ष क्या बनाया? निर्णय लिया या किस वर्ष कानून बनाया? तो ये कब किया? 1993 में। कब किया गया? 1993 में। और इसी को एक नया नाम दिया जाता है, नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई? 1993 में किया गया माय डियर फ्रेंड। तो इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने ले लिया। अगर आप चैनल पर होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें? जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।